हेलो बच्चों, आज हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारे पास फोर्स क्या है, इनर्शिया क्या है, लीनियर मोमेंटम क्या है। इनर्शिया के अंदर हमने गैलीलियो एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, जिससे गैलीलियो ने एक आइडिया दिया था कि हमारे पास क्या है, जो भी बॉडी मूव करती है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव करती रहेगी जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। इसी तरह उसने कहा कि यदि कोई बॉडी स्टेट में है, रेस्ट मोशन में है, कि किसी भी बॉडी की जो स्टेट है वो रेस्ट है, तो वो रेस्ट में रहेगी, ठीक है, जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते। यदि वो क्या आइडिया दिया था, उसने कहा था कि यदि कोई बॉडी इन स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है तो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगी यदि हम उसके नॉर्मली कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर देते, जिसकी वजह से वो डायरेक्शन चेंज न करती, ठीक है। तो ये हमारे पास गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट से आइडिया दिया था कि हमारे पास मोशन क्या है। तो न्यूटन्स ने इसी आइडियाज को, गैलीलियो आइडियाज को एक्सटेंड करके लॉ ऑफ मोशन दिया था। लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, 3 लॉ ऑफ मोशन है। 3 लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, ठीक है। उसमें पहला लॉ है हमारे पास कि एवरी बॉडी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज faces by some external changes, some external forces to change its state, ठीक है। कि हमारे पास कोई बॉडी यदि रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, यदि यूनिफॉर्म मोशन में है यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, या स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती रहेगी। तब कब तक मूव करेगी, तब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते, तब तक वो बॉडी अपनी जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसी में मूव करती रहेगी, चाहे वो रेस्ट हो, चाहे मोशन हो, यूनिफॉर्म मोशन हो या स्ट्रेट लाइन मोशन। अब सेकंड लॉ में क्या कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड। क्या क्या है कि हमने लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम है वो लीनियर मोमेंटम हमारे पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। जो हमने फोर्स अप्लाई किया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उसकी जो डायरेक्शन है वो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है उस डायरेक्शन उसकी डायरेक्शन है, ठीक है। या उस डायरेक्शन में वो चेंजेस होंगे, वो उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, उस डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में चेंज होंगे। थर्ड लॉ में क्या क्या है न्यूटन से, द एवरी एक्शन एंड रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट। ये हमारे पास न्यूटन ने 3 लॉ। तो हम डिटेल स्टडी करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डिटेल स्टडी करते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, क्या कहता है कि हमारे पास क्या है कि एवरी बॉडी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट, एवरी बॉडी इज कंटिन्यूअस इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। वो अपनी क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कब तक मूव करेगी, ठीक है, इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहती है कब तक, unless he compared by some external, ठीक है, compare it is some external force
सम एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, टू चेंज इट्स स्टेट। जब तक हम इसके अंदर कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते, ठीक है, कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू इट्स स्टेट, ठीक है, फोर्स चेंज, ठीक है, जब तक हम इसकी स्टेट को चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते, तब तक ये क्या है, या तो अपनी पोजीशन, अपनी स्टेट रेस्ट में रहेगी, या रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, या स्ट्रेट लाइन में है तो स्ट्रेट लाइन में ही रहेगी। ये हमारे पास क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ है। तो फर्स्ट लॉ में हमारे पास क्या है, तीन पार्ट हो गए। कौन कौन से तीन पार्ट हो गए, एक तो इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट, एक इसकी क्या होगी, स्टेट ऑफ रेस्ट पार्ट हो गया, दूसरा स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म हो गया, ठीक है, और एक होगी इसकी डायरेक्शनल पार्ट जो है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये होगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट के बारे में, ठीक है। क्या क्या है कि हमारे पास कोई भी बॉडी है वो यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है कि जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स क्या है, यदि हमारे पास कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, तब तक हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते, तब तक वो क्या है, रेस्ट में रहेगी। यदि हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया तो क्या होगा कि वो बॉडी मूव करने लग जाएगी। जैसे कि हम कोई एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास कोई टेबल है, एक जगह पे रखी हुई है, तो ये वो वही उसी जगह पे रखी रहेगी जब तक उसको धक्का लगा के वहां से मूव नहीं कर सकते, या उठा के कहीं दूसरी जगह पे नहीं रख सकते। तो हमने उसको धक्का लगाया या उठाना है, वो हमने क्या किया है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है। यदि उसके ऊपर हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते, उसको मूव हम कोई बाहर से कोई दूसरा बंदा आके उसको फोर्स नहीं लगाता है, तो वो अपने आप वहीं मूव नहीं करेगी, वो वहीं की वहीं पे रहेगी। तो ये है हमारे पास क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट, जो हमारे पास क्या है कि कंटिन्यूअस इन स्टेट ऑफ रेस्ट। पहली जो पार्ट जो है वो ये है। यदि पहले पार्ट के बेस पे हम कोई और एग्जांपल भी पढ़ते हैं, ठीक है, क्या एग्जांपल है, व्हेन ए हॉर्स सडनली स्टार्ट रनिंग द राइडर फॉल बैकवर्ड। जैसे हमारे पास क्या है, कोई हॉर्स है, ठीक है, हमारे पास कोई हॉर्स है, ठीक है, ये हमारे पास कोई हॉर्स है, इसके ऊपर कोई राइडर है, तो वो क्या कहता है कि वो राइडर जो है वो बैकवर्ड गिरता है, ठीक है, वो क्या करता है, बैकवर्ड गिरता है। कब, जब ये मूव करना स्टार्ट कर देता है। क्या होगा, जब हम क्या है, जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है, जो राइडर है, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ राइडर इज कनेक्टेड टू द हॉर्स, ठीक है, वो क्या है, हॉर्स के साथ कनेक्टेड है। यदि हॉर्स आगे की तरफ मूव करता है तो क्या होगा, तो ये लोअर पार्ट है, ये भी आगे की तरफ मूव करेगा, लेकिन जो अपर पार्ट है ये क्या रहेगा, अपने एक्चुअल या अपने एग्जिस्टिंग पोजीशन पे रहेगा, रेस्ट में रहेगा, ठीक है, ये रेस्ट में रहेगा। तो हमारे पास क्या होगा, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये इसकी इनर्शिया है, ठीक है, ये क्या है, इनर्शिया है, ये इसकी एबिलिटी है, ठीक है, क्या है, ये इसकी क्या है, एबिलिटी है। क्या एबिलिटी है कि ये जब तक इसके ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते, तब तक ये अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन के अंदर रहेगा, ठीक है, जो रेस्ट हो चाहे मोशन। तो ये रेस्ट में है, इसकी एग्जिस्टिंग पोजीशन, तो इसकी जो इनर्शिया है और ये मूव करता है तो ये रेस्ट में रहेगा, तो ये रेस्ट में मूव करता है तो ये बॉडी इसके साथ मूव करेगी। मान लिया कि यहाँ पे आके मूव किया है, तो ये हमारे पास बॉडी है, तो ये इतना मूव कर जाएगा, तो ये बॉडी यहाँ पे रहे, ये बॉडी यहाँ पे पहुंची, तो ये पीछे की तरफ गिरेगा ही गिरेगा। तो यही कारण है कि बॉडी जो राइडर होता है, जो घोड़ा जो हॉर्स है, स्टार्ट टू रनिंग, सडनली स्टार्ट टू रनिंग, द राइडर फॉल्स बैक, ठीक है। एक तो रीजन ये एग्जांपल है। दूसरा लेते हैं, ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हमारे पास ये, ठीक है, कोई कारपेट है, ठीक है, कोई कारपेट है। यदि इस कारपेट को हम क्या करते हैं, किसी स्टिक से बीट करते हैं, ठीक है, क्या ये हमारे पास कोई कारपेट है, इस कारपेट को यदि हम किसी स्टिक से बीट करते हैं, ये में हमारे पास क्या स्टिक है, ठीक है, ये स्टिक है, मैंने इसे बीट किया, तो अब इसके अंदर क्या है, सैंड है, ठीक है, क्या है, सैंड है या डस्ट है, ठीक है, डस्ट पार्टिकल है।
तो डस्ट पार्टिकल है, जब मैं इसको बीट करता हूं तो ये डस्ट पार्टिकल की पोजीशन क्या है, सेम है, रेस्ट पोजीशन है। जब मैं बीट कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं क्या है, इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। ठीक से जब इसको बीट करता हूं तो मैं इसके ऊपर क्या करता हूं, एक फोर्स अप्लाई करता हूं। फोर्स अप्लाई करता हूं तो ये जो कारपेट है हमारे पास यहां से यहां ऐसे इस पोजीशन पे मूव करते हैं। हमारे पास कारपेट है, बीट करने के बाद मूव करेगी इस पोजीशन, लेकिन हमारे पास डस्ट थी वो रेस्ट मोशन में थी, ये भी रेस्ट थी। तो हमने बीट तो किया है कारपेट को, तो डस्ट अपनी क्या होगी, एक्चुअल रेस्ट पोजीशन पे रहेगी, अपनी रेस्ट पोजीशन पे रहेगी। और क्या है, कारपेट मूव कर जाएगी, यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगी, डस्ट अपनी पोजीशन पे रहेगी, डस्ट अपनी पोजीशन से रहेगी। तो हमारे पास क्या है, डस्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम द हैंगिंग कारपेट। ये कारपेट जो है हमारे इस कारपेट से जो डस्ट है वो निकल जाएगी। तो इसी तरह हम कोई हमारे पास जो बेडशीट है या चादर है उसको हम झटकाते हैं, तो इस पोजीशन पे लेके हम नीचे की तरफ करते हैं, तो क्या है कि हमारे पास इस पोजीशन पे आकर जो डस्ट है वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाती है। डस्ट में आती है तो उसको नीचे की तरफ हम सडनली नीचे की तरफ करते हैं, तो डस्ट तो अपने इस पोजीशन पे रेस्ट में रह जाती है और जो चादर या बेडशीट है वो नीचे की तरफ आ जाती है, जिससे हमारे पास डस्ट उससे रिमूव हो जाती है। तो यही हमारे पास हमने लिया है, डस्ट इज रिमूव फ्रॉम हैंगिंग कारपेट बाय वेटिंग इट विद ए स्टिक। ठीक है, एक तो ये एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। व्हेन वी शेक ए ट्री ब्रांच, ठीक है, इट्स फ्रूट एंड ड्राई लीव्स फॉल डाउन। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, कोई ट्री है, ये हमारे पास क्या है, ट्री है। अब इसकी एक ब्रांचेज है, ठीक है, ये ब्रांचेज है इसकी ट्री की। ये एक ब्रांच में ले लेता हूं, ट्री की एक ब्रांच है। दी हम क्या है, इस ब्रांच को, ठीक है, इस ब्रांच को हम क्या करते हैं, शेक करते हैं, मीन्स हिलाते हैं। तो इसके ऊपर क्या है, जो फ्रूट होते हैं या ड्राई, ठीक है, या ड्राई लीव्स हैं, वो क्या होते हैं, फॉल डाउन, नीचे गिर जाते हैं। क्यों गिरते हैं, क्योंकि हमने शेक किया, इसको शेक किया तो या तो ये ऊपर मूव करेगी या नीचे मूव करेगी। तो ये है रेस्ट पोजीशन में, तो ये रेस्ट पोजीशन में है, ये अपनी पोजीशन पहले ऊपर की तरफ मूव किया, इसने ऊपर की तरफ यहाँ ये आगे, तो इनकी पोजीशन तो रेस्ट है, इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली अपनी, ठीक है। तो ये पोजीशन चेंज कर ली, तो ये मोशन में हमारे पास क्या है कि जो ब्रांचेज है ये मोशन में आ चुकी है। मोशन में आने के बाद और ये तो हमारे पास फ्रूट्स है या ड्राई लीव्स है, ये अपनी रेस्ट पोजीशन में है, तो ये क्या होगी, नीचे की तरफ गिर जाएगी। जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है वो हमारे पास क्या है, लॉज ऑफ लाइफ, ये इनर्शिया ऑफ लॉ को फॉलो करेगी। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट लॉ को फॉलो करेगी, तो ये हमारे पास क्या है, नीचे की तरफ गिर जाएगी। इसी तरह हमारे पास क्या है, एक कॉइन है, ठीक है, पास इनटू द टम्बलर व्हेन द कार्ड गिवन ए सडनली जार। जिसे हमारे पास एक कोई टम्बलर है, इसके ऊपर कोई कार्ड रखा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर एक कार्ड रखा हुआ है टम्बलर के ऊपर, ठीक है, और ये इसके ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है, इसके ऊपर क्या है, एक कॉइन रखा हुआ है। अब क्या कह रहा है कि यदि हम एक जरक के साथ, मतलब अचानक सडन जरक के साथ एकदम झटके से हम इसको कार्ड को खींचते हैं, तो ये जो कॉइन है ये हमारे पास क्या है, इस टम्बलर के अंदर गिर जाता है। क्यों गिर जाता है, यदि हमने जैसे ये कॉइन हमने रखा है तो हम सडनली जर्क देते हैं, इस कार्ड के ऊपर सडनली जर्क करते हैं, तो हमारे पास क्या है, ये कार्ड जब मूव करेगा तो इसकी पोजीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी। पोजीशन मूव करेगी तो इसकी रेस्ट स्टेट थी, उस रेस्ट स्टेट से ये क्या है, मूविंग स्टेट में आया। तो हमारे पास जो कॉइन था वो कॉइन क्या है, रेस्ट स्टेट में रहेगा। ये क्या करेगा, फॉलो द लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, ये इनर्शिया के रेस्ट लॉ को फॉलो करेगा। तो हमारे पास क्या है, और ये हमारे पास तो इसके नीचे हमारे पास कुछ स्पेस, ठीक है, तो ये उसको इनर्शिया के रेस्ट लॉ को फॉलो करेगा। तो ये जब उसको कार्ड को हम रिमूव कर देते हैं या मोशन में कर देते हैं, ये नीचे की तरफ गिरे। ये हमारे पास क्या है, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमारे पास स्टेट ऑफ रेस्ट की हमने बात की थी। स्टेट ऑफ रेस्ट के लिए हमारे पास ये कुछ एग्जाम्पल दिए थे। अब सेकंड पार्ट की हम बात करते हैं, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म। स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म में हमारे पास क्या है कि हमारे पास कोई बॉडी है
वो कंटिन्यूस मूविंग इन ए स्ट्रेट पाथ विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, हमारे पास कोई बॉडी है, वो यूनिफॉर्म स्पीड में किसी स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव कर रही है, तो वो स्ट्रेट पाथ में, उसी स्ट्रेट पाथ में सेम स्पीड से मूव करती रहेगी। कब तक मूव करती रहेगी? जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते हैं। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या है, उसकी स्पीड क्या होगी, चेंज होगी, या तो डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। और उसके लिए जो रोल, जो स्पीड को डिक्रीज और इंक्रीज करने के लिए जो रोल, जिसका रोल है, वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से वो स्पीड डिक्रीज और इंक्रीज रहेगी। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक स्मूथ सरफेस है, इसके ऊपर हमने एक बाल को क्या किया है, रोलिंग किया है। ठीक है, तो ये बाल इसके ऊपर रोल कर रही है, ये स्मूथ सरफेस है, तो बाल इसके ऊपर क्या है, इनफाइनाइटली डिस्टेंस पे मूव करेगी स्मूथ सरफेस के। ठीक है, क्योंकि स्मूथ सरफेस के ऊपर हमारे पास वो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स जो होता है, वो हमारे पास क्या होता है, जीरो होता है। अब यहीं से जो सरफेस है, ये रफ सरफेस होता है, ये रफ सरफेस होता, तो यहाँ हमारे पास क्या है, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज कर जाएगा तो ये बाल जो है हमारे पास रोल करती हुई कुछ डिस्टेंस पे जाके, ठीक है, तो ये क्या होगी, अपनी स्पीड स्लो कर देगी। स्पीड स्लो कर देगी तो ये करती हुई रस्ट में आ जाएगी। तो यहाँ इसको रस्ट करने वाला जो पार्ट था, वो क्या था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने उसको रस्ट में किया। ठीक है, ये इसकी क्या है, इसकी स्पीड डिक्रीज हुई थी। इसी तरह हमारे पास क्या है, ठीक है, और भी एग्जाम्पल है जो हमारे पास क्या है कि इस स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म को ना, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को शो करते हैं। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल अपने हॉर्स का लिया था, उसमें हमारे पास क्या था कि हॉर्स सडनली स्टार्ट टू मूव करता है, तो हमारे पास क्या है, राइडर जो है बैकवर्ड गिरता है। अब हमारे पास जो हॉर्स है वो मूविंग पोजीशन में, ठीक है, वो क्या है, ठीक है, वो मूविंग पोजीशन में है। ठीक है, वो क्या है, ठीक है, वो मूव कर रहा है। ठीक है, वो मूव कर रहा है, तो कहता है कि वो सडनली स्टॉप हो जाता है, सडनली एकदम अचानक से रुक जाता है। तो इसके ऊपर जो ह्यूमन जो है वो क्या करता है, आगे की तरफ गिरता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिरता है। क्यों गिरता है, ऐसा होता है, जैसे ये मूव कर रहा है, मूविंग पोजीशन में है, तो ये हमारे पास जो भी इसके ऊपर राइडर है, जो राइडर है वो इसके साथ लोअर पार्ट उसके इसके साथ कनेक्टेड है, वो भी इसके साथ क्या है, मूविंग पोजीशन में है, वो भी मूव कर रहा है। तो ये यहाँ पे आएगा, तो ये भी यहाँ पे आएगा, ये जितना भी मूव करेगा। और ये कहता है कि एक अचानक सडनली स्टॉप हो जाता है, मीन्स इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया है जिसकी वजह से रुक जाता है, तो यही पोजीशन होगी। तो ये मूव करता है, तो ये मूविंग पोजीशन में है, तो ये इसके साथ कनेक्टेड पार्ट है, तो ये भी इसके साथ, यदि फोर्स रस्ट पोजीशन में आता है तो ये भी हमारे पास क्या होगा, रस्ट में आएगा। लेकिन अपर जो पार्ट है वो मूव करेगा, अपर पार्ट मूव करेगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक आगे की तरफ गिर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, अपर पार्ट कीप मूविंग ड्यू टू इनर्शिया। जो इनर्शिया की वजह से अपर पार्ट जो वो आगे की मूव करता रहेगा, तो हमारे पास क्या होगा, ये आगे की तरफ गिरेगा ही गिरेगा। ठीक है, इसी तरह का एक एग्जांपल और लेते हैं यूनिफॉर्म मोशंस के लिए। ठीक है, ए पर्सन गेटिंग आउट ऑफ मूविंग बस और ट्रेन फास्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। जैसे हम कोई भी चलती हुई ट्रेन है या बस है, उससे नीचे उतरते हैं, चलती हुई ट्रेन से या बस से नीचे उतरते हैं, तो हम आगे की तरफ गिरते हैं। क्यों होता है ऐसा? वो भी हमारे पास क्या, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन की वजह से होता है। क्यों? जैसे हमारे पास ये बस है, मूव कर रही है, हम इस विंडो से गिरते हैं, तो मूव कर रही है, तो हमारी बॉडी क्या है, इसके साथ मूविंग पोजीशन में है। क्या है, जो हमारी बॉडी जो बॉडी है किसी भी पर्सन की, वो बॉडी इसके साथ मूविंग पोजीशन में, ये मूविंग में है, यूनिट स्टेट। ठीक है, तो मूविंग में है। जब हम मूविंग में इसी नीचे की तरफ उतरते हैं, ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे हम आते हैं, तो ग्राउंड पे हम आते हैं तो हमारे पैर, जो हमारा लोअर पार्ट जो है वो हमारे पास क्या होता है, रेस्ट में आ जाता है, रेस्ट में आता है। और लेकिन हमारी बॉडी जो है वो अपर पार्ट है, वो मोशन में है, तो रेस्ट, नीचे का पार्ट क्या होगा, रेस्ट में आएगा, और अपर पार्ट मूव करेगा, तो अपर पार्ट मूव करेगा तो आगे के फॉलो द, ठीक है,
फॉलो द इनर्शिया लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, हमारे पास इनर्शिया उसका मोशन लॉ जो है उसको फॉलो करेगा तो वो आगे की तरफ जाएगा तो पैर पीछे रह जाएंगे और बोर्ड अपर पार्ट जो है वो आगे की तरफ निकल जाएगा तो हम आगे की तरफ गिरेंगे। तो इस चीज से हम बचने के लिए क्या करते हैं, जो बस हम चलती हुई बस से उतरते हैं तो हम उसके साथ साथ कुछ देर तक दौड़ते हैं। ठीक है, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके साथ साथ कुछ डिस्टेंस तक हम दौड़ते हैं। इसी तरह से एक एग्जांपल है, कोई भी एथलीट है लॉन्ग जंप लगाता है। ठीक है, ए एथलीट रन फॉर ए सर्टेन डिस्टेंस बिफोर टेकिंग ए लॉन्ग जंप। ठीक है, कोई भी एथलीट है वो एक लॉन्ग जंप लेने के लिए कुछ दूर तक दौड़ता है। क्यों ऐसा क्यों करता है वो, कि जब इनर्शिया मोशन है वो क्या करता है, वो गेन करता है एट द टाइम ऑफ जंपिंग। ठीक है, अब क्या करता है, ये यहां से ऐसे दौड़ता हुआ आ रहा है, ये लाइन है, यहां से इसको जंप लेना है, लंबा जंप लेगा तो अब यहां क्या करेगा, ठीक है, यहां से जंप करेगा तो जितना इस स्पीड से ये मूव दौड़ता हुआ आया है, यहां से इसने लोअर पार्ट को एकदम रस्ट में करते ही क्या इसका अपर पार्ट जो है वो फॉलो करेगा इनर्शिया की मोशन ऑफ लॉ को। ठीक है, वो तो आगे की तरफ जाएगा, जितनी ज्यादा स्पीड होगी वो पार्ट आगे की तरफ जाएगा तो वो मूव करेगा आगे की तरफ, और जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ही इसका जंप होगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा क्योंकि जो टाइम है इसका वो उसके जंप के अंदर ऐड हो जाता है टाइम, तो उसका मस्कुलर एफर्ट जो है, जो मसल्स ने इसकी जो एफर्ट किया, ठीक है, वो हमारे पास क्या है ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा एफर्ट करता है, ज्यादा एफर्ट करके वो लॉन्ग डिस्टेंस पे जाके फॉल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एन एथलीट रन फॉर सर्टेन डिस्टेंस बिफोर टेकिंग ए लॉन्ग जंप। ठीक है, उसके बाद क्या है कि कोई भी हमारे पास फायरमैन है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास पहले जो रेलवे इंजन होते थे जिसको कोल, ठीक है, जिसको हम भाप के इंजन बोल, ठीक है, कोयले के जो रेल इंजन होते थे, तो उसके अंदर जो फायरमैन होता था वो फायरमैन क्या करता था, कंटिन्यूसली उसके अंदर कोयले डालते रहता था। लेकिन वो क्या करता था, जैसे ये हमारे पास फर्नेस होती थी इंजन की, तो वो क्या करता था, यहाँ पे जैसे ठीक है, तो वो इसके अंदर उसको हम जो जिससे भी हमारे पास सोल जो होता था, कोल सोल होता है, कोल सोल क्या होता है, एक कस्सी की तरह होता है जिसके अंदर हम कोयले को लेके दूर फेंकते हैं। तो सोल को ये क्या है अंदर नहीं डालता था, वो क्या करता था फर्नेस के नजदीक ले जाके उसको स्टॉप कर देता था। ठीक है, यहाँ से लेके आया कोयला उठाया, उसने ऐसे करके ऐसे कर दिया, तो क्या क्या वो एक मोशन में लेके आया था कोल को, कोल जो है कोयला जो है वो मोशन में रहेगा, और सोल को वो क्या करेगा स्टॉप कर देता है, कोयला मोशन में है तो कोयला आगे की तरफ में गिरेगा, तो वो कोयला क्या था फर्नेस में जाके गिर जाता है। ठीक है, तो कोयला हमारे पास इनर्शिया लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता था जिससे वो फर्नेस में गिर जाए। ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्या है, किसी चलती हुई ट्रेन के अंदर हम बाल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास क्या है, बाल हमारे हाथ में ही आ जाती है, तो ये भी हमारे पास क्या है, इस स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को फॉलो करती है। कैसे, ए बाल एक्वायर द हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। ठीक है, क्या हमारे हाथ में है बोल, हम हाथ से उसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं, क्या हमारी बॉडी तो ट्रेन के साथ साथ मूव कर रही है, हमारी बॉडी मूव कर रही है ट्रेन के साथ साथ, तो बॉल भी क्या कर रही है, मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ ट्रेन की स्पीड के साथ बॉडी मूव कर रही है, तो बॉल भी मूव कर रही है, बॉल मूव कर रही है, तो उसने क्या कर लिया, गेन है स्पीड ऑफ ट्रेन या वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। ठीक है, उसने क्या कर लिया, उस ट्रेन की वेलोसिटी को गेन कर लिया। ठीक है, गेन कर लिया, तो उसको अब क्या करें, हम अब ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो उसके पास हॉरिजॉन्टल क्या है वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी के साथ साथ उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी है, वो सेम एज द ट्रेन वेलोसिटी, ट्रेन की जो वेलोसिटी है उतनी ही उसके बाद वेलोसिटी है, तो हम उसको ऊपर की तरफ फेंकेंगे, तो वो ऊपर जितनी ऊपर की तरफ जाएगी उतनी हॉरिजॉन्टली भी ट्रेन की स्पीड के साथ मूव करेगी, तो वो क्या है, उससे हम जो ही हमारे पास हाथ में आएगी तो वो हम उसको कैच कर लेंगे। इसी कारण से वो हमारे पास क्या है, वो हॉरिजॉन्टल स्पीड को गेन कर लेती है। ठीक है, और जो थ्रोवर जो भी होता है, या हम हैं या कोई और थ्रोवर है, तो उसके हाथ में कैचअप हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थे,
कुछ एग्जाम्पल थे हमारे पास स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन के। अब आती है हमारे पास स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मीन्स थर्ड पार्ट क्या है, वो डायरेक्शनल पार्ट है। क्या है वो? डायरेक्शन का पार्ट है। यदि हमारे पास कोई बॉडी है मूविंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वो यदि हमारे पास कोई बॉडी है एक यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर एक स्ट्रेट लाइन के अंदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, तो वो अपनी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती रहेगी। कब तक मूव करेगी? जब तक उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते, तब तक वो अपनी सेम डायरेक्शन के अंदर ही मूव करते हैं। तो डायरेक्शन को मूव करने के लिए हम क्या करेंगे? मान लीजिए ये हमारे पास कोई बॉडी है, कोई, ठीक है, ये हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है, मूव कर रही है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन को चेंज करना है, तो इसके नॉर्मली हम क्या करेंगे? इसके नॉर्मली हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, तब जाके ये क्या करेगी? अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, ठीक है। कौन सा? एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेंगे। नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी। इसी एक एग्जांपल लेते हैं, हमारा जो मून है, ठीक है, वो हमारे अर्थ के चारों तरफ क्या करता है? कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग करता है, ठीक है। वो एक क्या है? एक मोशन के अंदर है। तो हमारे अर्थ के है, अर्थ ये है, तो मून इसके यहाँ रिवॉल्व करता है, ठीक है। रिवॉल्व करता है तो हमारे पास क्या होगा? ठीक है, तो ये सीधे ऐसे क्यों नहीं मूव करता है? ये एक सर्कुलर पाथ में ही क्यों मूव करता है? ठीक है, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन है, वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। क्यों? क्योंकि इसके नॉर्मली क्या है? नॉर्मली फोर्स लगा हुआ है, ठीक है। कौन सा फोर्स लगा हुआ है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इसके नॉर्मली क्या लगा हुआ है? ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई किया गया है, ठीक है, जिसको हम, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स बाय द अर्थ ऑन द मून। तो ये इसके ऊपर ये फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई किया लगा है, तो इसकी वजह से ये कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है, और डायरेक्शन चेंज करता रहेगा तो ये इसके राउंड में इसको क्या करेगी? रोटेट करेगी, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो इसके हमारे पास क्या है? एक एग्जाम्पल होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है, हमारे पास एक रस्सी है, ठीक है, कोई भी रस्सी है, कोड है या स्ट्रिंग है, तो उसके एक एंड के ऊपर हम पत्थर बांध देते हैं, स्टोन को हैंग कर देते हैं एक वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग, तो एंड वी रोटेट द स्ट्रिंग, द स्टोन इज आल्सो रोटेट इन ए सर्कुलर पाथ, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि हम एक रस्सी को रोटेट कर रहे हैं, लेकिन स्टोन भी रोटेट कर रहा है। तो हमने फोर्स कहाँ लगाया था? उसके पैरेलल, उसके नॉर्मली डायरेक्शन में स्ट्रिंग के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन स्टोन मूव कर रहा है इन ए राउंड या सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ के अंदर स्टोन मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसके नॉर्मली जो क्या स्ट्रिंग क्या है, उसके नॉर्मली फोर्स लग रहा है, तो नॉर्मली फोर्स करने से वो कंटिन्यूस पाथ में, जैसे हमारे पास ये है स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग पे हम वो फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास स्टोन है, तो कंटिन्यूसली ये एक सर्कुलर पाथ में मूव करता रहेगा, ठीक है, जब तक स्ट्रिंग के हम नॉर्मली फोर्स अप्लाई करते रहते हैं, ठीक है। यदि हमने स्ट्रिंग को छोड़ दिया तो हमारे पास क्या है? इसके नॉर्मली, इसके टेंजेंशियली है, इसके टेंजेंशियली स्टोन जो है इसके टेंजेंशियली जाके दूर गिरेगा। ये फिर यदि हम स्ट्रिंग को छोड़ देते हैं, ये नहीं कि ये स्टोन अब सर्कुलर पाथ में मूव करता रहेगा, नहीं, सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगा। तो इसको छोड़ते ही स्ट्रिंग को ये अब इसके टेंजेंशियली जहां पे है उस वेलोसिटी के टेंजेंशियली ये क्या करेगा? दूर जाके गिरेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है किस वजह से होता है? ड्यू टू डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया है उसकी वजह से दूर जाके गिरे, ठीक है। तो ये द स्टोन लाई ऑफ टेंडेंसी, ठीक है, ये है हमारे पास। अब हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास ग्राइंडर होता है, ठीक है, उस ग्राइंडर है, ग्राइंडर राउंड राउंड घूमता है, तो उससे हम कोई भी चीज, या हमारे पास कैंची है, ठीक है, या हमारे पास नाइफ है, उसको हम पहना करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास ग्राइंडर होता है उसका जो स्टोन होता है, या किसी मेटालिक ऑब्जेक्ट को हम उसे ग्राइंड करके मीन्स हम उसको शार्पिंग करते हैं, तो शार्पिंग करते हैं तो हमारे पास क्या है? हम नाइफ ले लेते हैं, नाइफ को हम शार्प करते हैं विद द, ठीक है, ग्राइंडर स्टोन,
जो ग्राइंड स्टोन होता है उसके साथ, तो उसके हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मान लिया ग्राइंड स्टोन है, तो ग्राइंड स्टोन है, यहाँ पे हमने नाइफ लगा रखा है जिसको हम शार्प कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, नाइफ है, इसको हम क्या कर रहे हैं, शार्प कर रहे हैं, इस ग्राइंड स्टोन की सहायता है। तो इसके जो टेंजेंशियली है, इसको शार्प कर रहे हैं, तो इसके जो टेंजेंशियली है, इसके टेंजेंशियली क्या है, स्पार्किंग जो स्पार्किंग है, ठीक है, जो इसके जो स्पार्किंग जो हो रही है इससे, ठीक है, वो स्पार्क जो है कमिंग फ्रॉम द ग्राइंड स्टोन फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली, इसके टेंजेंशियली वो स्पार्क आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है, तो रोटेट कर रहा है, तो ये नाइफ से हम इसको पहला कर रहे हैं, तो इसके जो टेंशन, तो इसके जो व्हील के जो टेंजेंट्स जो उस पोजीशन पे है जो हम होगा, वो उसके क्या है, अपनी जो उसकी डायरेक्शन क्या है, वो स्ट्रेट डायरेक्शन, वो टेंजेंशियली उसकी वो गिरेंगे, तो ये नहीं तो स्टोन के साथ मूव करेंगे, स्टोन के साथ मूव करेंगे, तो इस मीन्स इसके उस स्पार्क के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाए, तब जाके इसके ऊपर, इसके अलोंग वो सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे, लेकिन इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो नहीं रहा, तो इसलिए वो क्या है, टेंजेंशियली, ठीक है, गिरेगी। ये तो है हमारे पास। इसी तरह हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, हमारे पास कोई व्हील है, किसी भी व्हीकल का जो व्हील है, ठीक है, वो रोटेट करता है, किसी व्हीकल का कोई व्हील है वो रोटेट करता है, ठीक है, रोटेट करता है, तो हम, ठीक है, तो जो मड होता है कीचड़ में जब रोटेट करेगा, तो कीचड़ जो है इसके टेंजेंशियली आएगा, ठीक है, कीचड़ क्या है, इसकी टेंजेंशियली गिरेगा, ठीक है, क्यों गिरेगा, क्योंकि दैट्स फॉलो द डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया का जो डायरेक्शन है वो ला अप्लाई करेगा, ठीक है, उसको फॉलो करेगा, क्योंकि जब ये चलता है तो इसकी जो है, इसके ऊपर कोई फोर्स तो है, फोर्स यहाँ पे इसको लगाया फोर्स, लेकिन यहाँ इसके टेंजेंशियली, यहाँ इस पॉइंट पे आके ये फोर्स रिमूव हुआ, तो ये क्या है, इसके टेंजेंशियली दूर जाके गिरेगा, ठीक है, तो यदि इसके ऊपर कंटिन्यूस फोर्स लगा रहता, एक्सटर्नल फोर्स होता, तो ये जो है व्हील के साथ मूव होता, ठीक है, तो जो ही फोर्स रिमूव होगा, ये उसके टेंजेंशियली क्या करेगा, दूर जाके गिरेगा। इसीलिए हम क्या है, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, व्हील के ऊपर मड गार्ड यूज करते हैं, जिससे हमारे पास क्या है, जो क्लोथ्स है हमारे वो गंदे ना हो, ठीक है, तो ये है हमारे पास। और एग्जांपल है कि हम जैसे कोई भी हम खेतों में देखते हैं, ठीक है, कोई डॉग्स है, वो डॉग क्या है, रैबिट्स को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रैबिट्स उसके हाथ नहीं लगता, क्यों, क्योंकि रैबिट्स जो है, कभी भी आप देखोगे तो रैबिट्स जो है, रैबिट्स जो मूव करता है, तो वो क्या करता है, कभी इधर आएगा, कभी ऐसे मूव करता है, ठीक है, ऐसे मूव करता है, क्योंकि जिग जैग मोशन के लिए वो जिग जैग पाथ फॉलो करता है, क्योंकि क्या है कि जो हमारे पास रैबिट है, रैबिट का जो मास है डॉग के मास के कंपेरिजन में लेस है, तो लेस है, इसका मास लेस है, तो ये इजीली क्या है, डायरेक्शन चेंज कर लेता है, क्या है, इजीली डायरेक्शन चेंज कर लेता है इजीली। और डॉग का मास जो है वो ज्यादा होने की वजह से वो अपने डायरेक्शन को इजीली चेंज नहीं कर पाता, तो ये है, ठीक है, तो हमारे पास रैबिट है, जिगजैग मोशन में मूव करेगा, लेकिन क्या है, डॉग से वो स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, मूव करेगा, तो जो ही डॉग इसके पास नजदीक आता है कि जिस डायरेक्शन में होता है उसी डायरेक्शन में मूव करता है, लेकिन उस डायरेक्शन में जाने के लिए डॉग्स को टाइम लगेगा, मूव करने के लिए, जो डायरेक्शन चेंज करने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि उसका मास इसके कंपेरिजन में ज्यादा है, ठीक है, तो इसलिए जो डॉग है वो रैबिट्स को इजीली नहीं पकड़ पाता, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कुछ एग्जांपल है, और एक स्ट्रेट लाइन मोशन क्या डायरेक्शन के रिस्पेक्ट के लिए, ठीक है, ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में हमने कुछ एग्जांपल डिस्कस किए हैं, ठीक है, तो ये तो हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ लिया कि मोशन में क्या क्या है, ये तो फोर्स को कैसे डिफाइन करता है, ठीक है, तो ये हमारे पास न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, हाउ टू डिफाइन द न्यूटन फर्स्ट लॉ, ठीक है, और फोर्स, न्यूटन फर्स्ट लॉ है, वो फोर्स को कैसे डिफाइन करता है, ठीक है, हम बात करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, ठीक है,
न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की हम बात करते हैं तो बॉडी हमारे पास क्या रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, ठीक है। या यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करी है तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है। ये चीजें हमने अभी पढ़ी है, ठीक है, ठीक है। तो ये कब तक, ये इस चीज को कब तक फॉलो करेंगे, जब तक इसके ऊपर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। मीन्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते तो ये तब तक ये चीजें अभी एग्जिस्टिंग स्टेट के अंदर रहेंगी। तो दिस शो दैट द फोर्स इज इन द एजेंसी, ठीक है। क्या है, क्या शो करता है, दिस शो दैट द फोर्स इज एन एजेंसी, कोई एजेंसी है। विच चेंज द स्टेट ऑफ, क्या करते हैं, विच चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन, ठीक है। बट सम टाइम, ठीक है, दैट फोर्स या अप्लाइड फोर्स कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी, ठीक है, उस बॉडी की स्टेट को चेंज नहीं कर पाते, ठीक है। तो उस केस में हम इसको क्या कहते हैं, ठीक है, तो उस केस को हम बेटर डिफाइन इस फॉर्म में करते हैं कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंसी विच चेंजेस और टेंड टू द चेंजेस, ठीक है, टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन, ठीक है। या तो वो चेंज कर देता है या टेंड टू चेंज, या चेंज करने की कोशिश करता है, और स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम फोर्स के रूप में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास क्या है, सो द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स ए क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ ए फोर्स। क्या करते हैं, हमारे पास फोर्स की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन देता है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास कहता है न्यूटन फर्स्ट लॉ। अब हम बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ की बात करते हैं, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या कहता है, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ था, तो हम बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि हमारे पास कोई भी बॉडी है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी क्या है, इज डायरेक्टली proportional to the applied force। जो फोर्स अप्लाई किया गया है उसके डायरेक्टली, हमारे पास कोई बॉडी मूव कर रही है, ये बॉडी मूव कर रही है तो इसका जो लीनियर मोमेंटम है, इसका लीनियर मोमेंटम भी जो है, इसका जो चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास है, ठीक है। उससे आगे क्या कहता है, ठीक है, एंड द चेंज टेक प्लेस, जो इसके अंदर जो चेंज होता है, एंड द चेंज टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, एंड चेंज टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड। जो इसके अंदर चेंज जो हुआ है वो चेंज क्या होगा, जो हमने फोर्स अप्लाई किया है, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में इसके चेंज होगा। तो ये तो हमारे पास क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन इसको हम कैसे, ये तो हमने डिफाइन तो इसको कर दिया, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हमारे पास कोई दो बॉडी, ठीक है, ये तो हमने टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ठीक है, टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, ये होगा हमारे पास, ठीक है, ठीक है, ये है हमारे पास। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास कोई भी दो बॉडी है, ठीक है,
कोई दो बॉडी है जिसका मासेज अलग है, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, इन दोनों का मास अलग अलग है, एक का मास m1 है, एक का मास m2। ठीक है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक फोर्स अप्लाई करते हैं, इन दोनों के ऊपर हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। अब फोर्स अप्लाई करते हैं फॉर फिक्स्ड ड्यूरेशन या सेम ड्यूरेशन। मान लिया इसके टी टाइम के लिए इसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया है और टी टाइम के लिए इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया है और सेम फोर्स अप्लाई किया है, क्या है, सेम फोर्स अप्लाई किया है दोनों के ऊपर। ठीक है, तो इनका जो लीनियर मोमेंटम होगा, लीनियर मोमेंटम होगा, तो हमारे पास जो लाइटर बॉडी होगी, ये हमारे पास लाइटर बॉडी है, इसका मास छोटा है, m1 ग्रेटर देन m2 है, तो लाइटर बॉडी है, वो हमारे पास क्या है, हाईएस्ट स्पीड से मूव करेगी। ठीक है, ठीक है, द लाइटर बॉडी इज मूव विद हाईएस्ट स्पीड देन द हैवियर बॉडी, जो हैवियर बॉडी है उससे। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों करेगी, ठीक है, जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम इन बोथ केसेस इज सेम। ठीक है, दोनों केसेस के अंदर हमारे पास लीनियर मोमेंटम जो होगा वो सेम होगा। मान लिया ये हमारे पास क्या है, ये है फोर्स अप्लाई करने के पास ये v1 वेलोसिटी से मूव करता है और ये v2 वेलोसिटी से मूव करता है, तो वेलोसिटी जो v2 वेलोसिटी जो है वो ग्रेटर देन टू v1, ये होगा। तो हमारे पास m1 v1 ये लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू m2। ठीक है, तो हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम है वो दोनों केसेस में हमारे पास बराबर होगा। दोनों केसेस में बराबर होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो सेम फोर्स अप्लाई किया था, सेम फोर्स अप्लाई किया था, लीनियर मोमेंटम भी हमारे पास दोनों केसेस में सेम है, तो इट मीन्स हमारे पास क्या है, ठीक है, कि हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ये हमारे पास क्या है, ठीक है, लीनियर मोमेंटम। अब हम बात करते ये है, अब ये तो हमारे पास हमने बात की वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम क्या है, सेम है। ठीक है, तो हमारे पास हमने क्या है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt अपॉन dt। ठीक है, लीनियर मोमेंटम के, तो यहां से हमारे पास क्या है, मास तो चेंज होगा नहीं, मास तो चेंज होगा नहीं, मास चेंज नहीं होगा तो हमारे पास क्या है, m1। ठीक है, तो dv1 अपॉन dt, वेलोसिटी ही चेंज होगी, m2 dv2 अपॉन dt, तो ये हमारे पास क्या है, dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है अब, ठीक है, ये हमारे पास मोमेंटम था, जिसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, अब इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। ठीक है, अब फिजिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, मास ऑफ बॉडी, ए है एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन मींस जो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी, कि जब हमने फोर्स अप्लाई किया है तो हमारे पास जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से मूव करा है वो इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, तो उसकी वेलोसिटी में क्या चेंज हुआ है वो हमारे पास क्या है, ए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। ये हमारे पास क्या है, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, ये तो हमारे पास पहला केस था कि ये हमारे पास, ठीक है, अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब कह रहा है कि एंड चेंज टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, जो चेंजेस हो रहा है वो चेंज ऑफ द मोमेंटम ओकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, जो फोर्स हमने अप्लाई किया उसकी डायरेक्शन में ही ये अप्लाई होता है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास बॉडी है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक कोई बॉडी है, ये हमारे पास एक बॉडी है, ये क्या है, रेस्ट के अंदर है। ठीक है, ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या किया है, फोर्स अप्लाई किया है। ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या किया है, फोर्स अप्लाई किया है एंड सेट इट टू मोशन। तो इसको हमने क्या किया है, मूव करवा दिया है मोशन में, इस बॉडी को पहुंचा दिया है। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास एक क्या है, बॉडी मूव विद ए सर्टेन वेलोसिटी। ठीक है, अब मूव क्या है, किसी वेलोसिटी के अंदर मूव करेगी तो क्या होगा, ए फोर्स विल इंक्रीज और डिक्रीज। क्यों, वेलोसिटी भी पहले क्या थी, इसकी वेलोसिटी भी इक्वल टू 0 थी, अब वेलोसिटी क्या हुई, कुछ मान लिया हमने ए हुई। ठीक है, वेलोसिटी हो गया, पहले रेस्ट में थी, उस केस में हमारे पास वेलोसिटी 0 थी, फोर्स भी हमारे पास नहीं। अब जो ही ये मूव करना स्टार्ट करेगी तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी।
ठीक है। या वेलोसिटी में चेंज होगा, वेलोसिटी में चेंज होगा तो क्या होगा, फोर्स में भी चेंज होगा। वेलोसिटी में चेंज होगा तो हमारे पास क्या है, फोर्स के अंदर भी चेंज होगा। वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो फोर्स भी इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो फोर्स भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो हम कहते हैं, तो हमारे पास क्या है, और किस फॉर्म में, यदि ये वेलोसिटी हमारे पास इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है, तो ये वेलोसिटी हमारे पास ये है, इस डायरेक्शन है, वेलोसिटी की डायरेक्शन हमारे पास क्या है, ये है, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है ये हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंगली टू द फोर्स, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज अकॉर्डिंग टू द फोर्स, फोर्स के अकॉर्डिंग है, या ठीक है, ठीक है। या तो हमारे पास, या तो फोर्स के सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, यदि इधर फोर्स अप्लाई किया मूव करने के लिए, तो ये बॉडी इधर मूव की है, ठीक है, इधर मूव किया, इसके सेम डायरेक्शन में है। और यदि बॉडी ये मूविंग पोजीशन में है और इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो मींस इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करना, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये है, तो हम क्या है कि जो हमने फोर्स अप्लाई किया है वो हम इसकी अकॉर्डिंग टू द, जो इसकी वेलोसिटी है वो अकॉर्डिंग टू द फोर्स, उस फोर्स के अकॉर्डिंग है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये हमारे पास क्या है, फोर्स की डायरेक्शन के अंदर है। तो इसकी मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, हम सेकंड लॉ ऑफ फोर्स, जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, उसका हाउ टू मेजर, उसको मेजर कैसे करेंगे, ठीक है। इफ ए बॉडी, ठीक है, ऑफ मास m इज मूविंग विद ए वेलोसिटी v, हमारे पास कोई बॉडी है जिसका मास m है, मूव करी है v वेलोसिटी से, क्या है, v वेलोसिटी से मूव करी है, तो लीनियर मोमेंटम इसका क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू m। ये इसका क्या है, लीनियर मोमेंटम है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि इसका हम दो, ठीक है, दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर देते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू dt। अब मास हमारे पास क्या, किसी बॉडी का कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो सकता, ये है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हम d अपॉन dt। तो ये हमारे पास क्या आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, एक्सेलरेशन, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, ये होगा हमारे पास, ठीक है। तो ए हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी, ठीक है, प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो अकॉर्डिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं, अकॉर्डिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन की हम बात करते हैं, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, ठीक है, जो अप्लाइड फोर्स है हमारे पास, अप्लाइड फोर्स है वो क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dpf, ये है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और ये हमारे पास ये क्या है, इज इक्वल टू, अब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम ए, ये है हमारे पास फोर्स की, ठीक है, ये है हमारे पास फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इक्वल टू के ए, ये हमने क्या लिया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, के हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, के हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है। तो हम मास की, एक्सेलरेशन की और फोर्स की जो यूनिट चूज करते हैं वो अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के, ठीक है। इस के जो है हमारे पास, इसके अकॉर्डिंगली हमें इसकी यूनिट चूज करते हैं, ठीक है। सपोज के इज इक्वल टू 1, के हमारे पास 1 है, ठीक है, तो मास हमारे पास 1 है, एक्सेलरेशन भी 1 है, तो फोर्स को हम, हमारे पास क्या हो जाएगा 1, ठीक है, फोर्स भी हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 हो जाएगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे अब इज इक्वल टू हम ए, ठीक है, अब इज इक्वल टू हम ए लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम यूज करते हैं टू मेजर द फोर्स, ठीक है, इस इक्वेशन को हम यूज करते हैं टू मेजर द फोर्स, ठीक है। और इसको स्केलर फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू अब इक्वल टू हम ए, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसकी स्केलर फॉर्म है, ठीक है। तो ये इसको डिफाइन कैसे कर देते हैं, 1 यूनिट फोर्स जो है हमारे पास,
1 यूनिट फोर्स इज इक्वल टू 1 यूनिट मास इंटू 1 यूनिट एक्सेलरेशन। ये हमारे पास क्या है, 1 यूनिट एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। तो हम 1 यूनिट फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? ए यूनिट फोर्स में बी डिफाइंड एज द फोर्स विच प्रोड्यूस यूनिट एक्सेलरेशन इन ए बॉडी ऑफ यूनिट मास। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमें 1 यूनिट फोर्स को कैसे डिफाइन कर देते हैं कि ए यूनिट फोर्स में बी डिफाइंड एज ए फोर्स विच प्रोड्यूस यूनिट एक्सेलरेशन इन ए बॉडी ऑफ यूनिट मास। ठीक है, ये है हमारे पास। ठीक है, तो अब हमारे पास इसके अंदर हम क्या है, हम स्केलर क्वांटिटी है, ए क्या है हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। क्या हो जाएगी, फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ठीक है, तो फोर्स हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, सेम एज द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो हमारे पास क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन होगी। इसके डायमेंशनल फार्मूला की हम बात करते हैं। डायमेंशनल फार्मूला मास अपॉन एक्सेलरेशन होता है, सॉरी मास अप इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास का डायमेंशनल फार्मूला हम, ठीक है, एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास क्या है, ठीक है, एक्सेलरेशन का अल t-2 था तो अल t-2, ये इसका फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, अल t-2 इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा। अब हम बात करते हैं यूनिट की। इसकी 2 टाइप की यूनिट है, एक तो है एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स और दूसरी है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। क्या है, 2 टाइप की यूनिट है, एब्सोल्यूट यूनिट और ग्रेविटेशनल यूनिट। तो पहले हम बात करते हैं एब्सोल्यूट यूनिट की। एब्सोल्यूट यूनिट क्या है, ठीक है, इसकी एब्सोल्यूट यूनिट क्या है, ठीक है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट यूनिट क्या है, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करती है, विच प्रोड्यूस ए यूनिट एक्सेलरेशन इन ए बॉडी ऑफ यूनिट मास। विच प्रोड्यूस ए यूनिट एक्सेलरेशन in a body of unit mass। किसी एक यूनिट मास की बॉडी के अंदर एक यूनिट एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करना, वो उसकी क्या है, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स की बात करते हैं तो उसकी एसआई यूनिट में हमारे पास एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, एब्सोल्यूट यूनिट में, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, न्यूटन। क्या है, न्यूटन। एब्सोल्यूट यूनिट क्या है हमारे पास, फोर्स की न्यूटन। एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन। ठीक है, तो 1 न्यूटन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, यही है ए या 1 यूनिट या न्यूटन, 1 यूनिट न्यूटन इज डिफाइंड एज, ठीक है, हमारे हम 1 न्यूटन को डिफाइन करेंगे। 1 यूनिट न्यूटन या 1 यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, 1 न्यूटन इज डिफाइंड एज द फोर्स विच प्रोड्यूस ए या प्रोड्यूस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन in a body of 1 kg mass। 1 kg 1 किलोग्राम मास की बॉडी के अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्केल का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना 1 न्यूटन कहलाता है। क्या कहलाता है, 1 न्यूटन कहलाता है। 1 न्यूटन
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 किलोग्राम 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हमारे पास है। तो इसको हम क्या लिख देंगे 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास 1 न्यूटन के बराबर है। ये तो थी एसआई यूनिट की बात की थी। सीजीएस यूनिट की बात करते हैं तो सीजीएस यूनिट हमारे पास क्या है, इसकी डायन है। ठीक है, इसकी सीजीएस यूनिट क्या है, डायन। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं dy n। तो 1 डायन इज दैट फोर्स which produce an acceleration of 1 centimeter per second square in a body of mass 1 gram. So 1 dyne is equal to 1 gram centimeter per second square. तो ये हमारे पास है 1 डायन के बराबर। अब सेकेंड जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल यूनिट। क्या है, कौन सी यूनिट है, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। ये हमारे पास क्या थी, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। नेक्स्ट यूनिट हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। ग्रेविटेशनल यूनिट क्या है, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स is that force which produce an acceleration equal to g, means equal to gravity। ठीक है, या ये कहते हैं acceleration due to gravity in a body unit mass। ठीक है, a gravitational unit of force is defined as the force which produce the acceleration is equal to g या acceleration due to gravity, due to gravity। ठीक है, in a body of 1 kg 1 kg मास की बॉडी के अंदर। ठीक है, या बॉडी ए यूनिट मास। ठीक है, ए यूनिट मास की बात करते हैं, ए ऑफ यूनिट मास। ठीक है, बॉडी ऑफ ए यूनिट मास। ठीक है, इसको हम, इट इज आल्सो डिफाइंड एज द वेट, डिफाइंड एज द वेट। इसको हम क्या करते हैं, वेट से भी डिफाइन करते हैं। ठीक है, वेट ऑफ ए बॉडी ऑफ यूनिट मास। ठीक है, इसको हम क्या, ठीक है, वेट से भी डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास फोर्स इक्वल टू m a है। अब क्या करें, ग्रेविटेशन में जो a है ड्यू टू ग्रेविटी है, तो अब इक्वल टू mg। ठीक है, mg को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेट बोलते हैं। mg को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, वेट होता है हमारे पास। ठीक है, तो इसलिए इसको हम, इट मे आल्सो बी डिफाइंड एज द वेट ऑफ ए बॉडी ऑफ ए यूनिट। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं। एसआई यूनिट, ग्रेविटेशनल एसआई यूनिट की हम बात करते हैं। ग्रेविटेशनल एसआई यूनिट हमारे पास क्या होगी, इज किलोग्राम वेट। क्या होगी, किलोग्राम वेट, केजी वेट। इसकी क्या होगी, किलोग्राम वेट, जिसको हम किलोग्राम वेट भी बोलते हैं, और या इसको किलोग्राम फोर्स भी हम इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, किलोग्राम फोर्स भी इसको कह सकते हैं, केजी अप। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन करेंगे, कैसे करेंगे, इट इज ए डिफाइंड एज दैट मच फोर्स विच प्रोड्यूस ए एक्सेलरेशन 9.8। एक्सेलरेशन क्या है, ग्रेविटी के बराबर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। तो मच फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg।
जिस बॉडी का 1 किलोग्राम मास है उसके अंदर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते, वो हमारे पास क्या होगा, 1 किलोग्राम वेट या 1 किलोग्राम हो। ठीक है, सीजीएस की बात करते हैं, इसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ग्राम, क्या हो जाएगी, ग्राम वेट या ग्राम फोर्स, ग्राम फोर्स। तो उसमें हमारे पास क्या होगा, ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, 1 ग्राम वेट इज डिफाइंड एज द फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 980 सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम। जिस बॉडी का मास 1 ग्राम है उसके अंदर 980 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया जाए तो वो हमारे पास क्या होगा, ग्राम वेट। ठीक है, ये हमारे पास है। अब हम ग्रेविटेशनल यूनिट और एब्सोल्यूट यूनिट जो है उनके बीच में हमारे पास रिलेशंस क्या है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब दोनों जो यूनिट है उनके बीच में हमारे पास रिलेशन है वो क्या है। ठीक है, तो हमारे पास 1 न्यूटन जो है, 1 न्यूटन किसके बराबर है, अभी हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, 1 kg, ठीक है, इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये है हमारे पास, ये किसके 1 kg 1000 ग्राम के बराबर है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, 1000 ग्राम के पास है। ठीक है, तो 1000 ग्राम के बराबर है। ठीक है, तो और 1 सेंटीमीटर हमारे पास क्या है ना, 1 मीटर किसके बराबर है, 100 सेंटीमीटर के। ये कितना हो जाएगा, 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या, 1 न्यूटन इज इक्वल टू इसके बराबर, इक्वल टू 1 डाइन, ये 1 डाइन के बराबर है। ये हमारे पास न्यूटन और डाइन का रिलेशन, ये क्या है हमारे पास, न्यूटन और डाइन का रिलेशन। ठीक है, अब दोनों यूनिट एक दूसरे से डिफर कैसे है, अलग अलग कैसे, दोनों जो यूनिट हम पढ़ेंगे ये दोनों यूनिट एक दूसरे से अलग अलग कैसे। ठीक है, ठीक है, ये तो हमारे पास इसका था रिलेशंस है न्यूटन और डाइन के बीच में। तो दोनों जो यूनिट हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट अलग कैसे हैं, तो एब्सोल्यूट यूनिट की बात करते हैं। एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स रिमेन द सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स। ठीक है, एब्सोल्यूट यूनिट जो है वो पूरे यूनिवर्स के अंदर हमारे पास क्या होती है, सेम रहती है। बट ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हम जाते हैं तो हमारे पास ग्रेविटेशनल यूनिट चेंज होती है। क्यों होती है, क्योंकि हमारे पास जी की वैल्यू एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं तो वहां पे चेंज होती है। इक्वेटोरियल पे जी की वैल्यू अलग होगी, ठीक है, पोलर पे जी की वैल्यू अलग होगी। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल यूनिट है वो वेरी करती है प्लेस टू प्लेस। इसलिए हमारे पास क्या है कि एब्सोल्यूट यूनिट ग्रेविटेशनल यूनिट से वेरी करती है। ठीक है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स है यू टू एक्सप्रेस द वेट ऑफ बॉडी। जो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स है उसको हम किसी बॉडी का वेट को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जिसका मास, कोई बॉडी है जिसका मास 10 ग्राम है, या कोई बॉडी है जिसका मास 10 kg है, कोई भी बॉडी हमारे पास जिसका मास क्या है 10 kg है। ठीक है, तो उस बॉडी को हम क्या कह सकते हैं, 10 kg वेट। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल द वेट ऑफ द बॉडी ऑफ मास 10 kg इज द 10 kg वेट। तो उसका वेट जो हम फाइंड आउट करेंगे तो उसको हम कह सकते हैं 10 kg वेट। ठीक है, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं 10 kg वेट है तो 10 kg फोर्स। ठीक है, 10 kg फोर्स। तो इसलिए हमारे पास क्या है, फोर्स। ठीक है, ठीक है, फॉर दिस रीजन, इसी रीजन की वजह से हमारे पास जो ग्रेविटेशनल यूनिट है वो आर आल्सो कॉल्ड द प्रैक्टिकल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट को हम प्रैक्टिकल यूनिट भी बोलते हैं। यही कारण है कि इसको हम प्रैक्टिकल यूनिट बोलते हैं। ये हमारे पास क्या था, न्यूटन्स सेकंड लॉ। ठीक है,
इसकी और आगे एक्सप्लेनेशन हमने, ठीक है, तो जिसको हम कॉन्सिक्यू ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए काफी है। ओके, थैंक यू।